हेलो वॉरियर, वेलकम टू जीएस फ्लक्स। तो आज हम एनसीईआरटी सीरीज क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 2 आखेटक खाद्य संग्रहक से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था और ये दूसरा चैप्टर है कि आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आप अपने बुक के माध्यम से जो हाईलाइट पॉइंट नहीं किया हुआ है उसको आप रीड कीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं करा रहा हूँ, और उसे अपने बुक में हाईलाइट कीजिएगा और पढ़िएगा। आप पढ़िए, कुछ दिन के बाद समझ में आएगा कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहले चैप्टर में आरंभिक मानव के बारे में पढ़ा था ना। तो ये देखिए, यहाँ आरंभिक माने मानव, अर्ली ह्यूमन। तो यहाँ पहला पॉइंट बनता है कि अ, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं। किनके बारे में? तो आरंभिक मानव के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे उन्हें आरंभिक मानव कहा गया था। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो आरंभिक मानव थे उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो ये नाम उनका क्या हो गया कि आखेटक खाद्य संग्रह का। और आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से क्यों जानते हैं भाई? तो इसका भी है कि भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर उन्हें हम इस नाम से जानते थे, इस नाम से पुकारा जाता था या जानते थे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले के लोग जो थे, जो आरंभिक मानव थे, तो उसे जिस अपने भोजन का इंतजाम करना, खाना पीना, जैसे जो उसका क्या करते हैं, उसके जो संग्रहण करना है, स्टोर करना आप बोल सकते हैं। तो जो संग्राहक थे उन्हें हम आखेटक संग्राहक के नाम से जानते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, मूल यानी जड़, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो यहाँ आप इसके विधि का आधार जो था उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इसका इन चीज़ों का अपने भोजन का संग्रहण किया करते थे, उसके आधार पर इन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आप लोग समझे होंगे। आप अपने बुक में भी इसे हाईलाइट कर सकते हैं। आखेटक खाद्य संग्रहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अगर आप बोल सके तो ऐसे कि वे लोग घुमक्कर थे, वो एक जगह पे रहना नहीं जानते थे। तो काहे क्यों भाई? आखिर क्या ऐसा चीज़ हुआ कि उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा और वो एक जगह नहीं रह पाते थे? तो यहाँ कारण दिया हुआ है, आप पढ़िएगा, वैसे ही मालूम चलेगा। आप अपने बुक में हाईलाइट कर सकते हैं। तो पहला कारण ये हो सकता है, समझे, है ना? कि पहला कारण कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते थे, तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। वे हमारी तरह तो मतलब नहीं थे, जो जैसे हम लोग अभी हैं। वे लोग जिस क्षेत्र में रहा करते थे, उन्हें लगता था कि जो चीज़ है बस वही है। तो एक जगह पर रहने के कारण उस समय कृषि होता नहीं था। अपने से मतलब कि वे लोग कुछ जैसे अभी हम लोग के यहाँ जो किसान लोग हैं उसे फल फसल जो भी है उगाते हैं, लेकिन उस समय वैसा तो था नहीं। तो जो चीज़ मिलता था जंगल में बस उसे वो लोग खाते थे। तो एक जगह से एक एक जगह पर ज़्यादा दिन तक अगर वे लोग रहते थे, तो वहाँ के जो भी संपदा थी, जो भी जंगल का सामान था, जो भी मतलब कि जो उनके खाने लायक था, वे सब उन्हें खा कर के खत्म कर देते थे। अगर वे खत्म कर दिए तो उन्हें भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, ठीक है ना? दूसरा कारण आप समझ सकते हैं ऐसे कि जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे-पीछे जाया करते थे। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कुछ लोग थे, अभी ना है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो फिर हम लोग वापस घर आ जाते हैं, लेकिन पहले वैसा कुछ था नहीं। जानवर के पीछे अगर लोग गए तो फिर उसके पीछे चले ही चले जाते थे। उन्हें पता नहीं होता था कि उनका घर एक जगह तो था नहीं, बस जहाँ गए वहीं वे लोग बस जाते थे, है ना? तीसरा कारण आप समझ सकते हैं, उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते होंगे। आप जैसे कि यहाँ गर्मी हुआ तो कहीं और अपना अस्थायी सदन खोजते थे। ज़्यादा बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, बहुत ऐसा चीज़ जो प्राकृतिक आपदा आती थी, उसके हिसाब से वे लोग अपना जगह को चेंज किया करते थे,
ठीक है। चौथा कारण आप समझ सकते हैं कि सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं चौथा कारण को कि एक जगह पे पानी तो मिलता नहीं था। अगर कोई झील थी तो मौसम के हिसाब से कभी-कभी सूख जाया करती थी। तो जहाँ पानी इनको मिलता था वहाँ ये लोग अपना बसेरा करता था। ठीक है? अगला पॉइंट हो जाएगा कि आखेटक खाद्य संग्रहक पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाया करते थे। ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहले के लोग के हथियार किस पदार्थ से बने होते थे, तो आप बता सकते हैं कि पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। ठीक है? तो औजार अगर बना तो औजार का उपयोग भी करते होंगे। तो औजार का उपयोग फल-मूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और वान के जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो आप यहाँ ये ठीक है ना? ये आप अगला पॉइंट कर सकते हैं कि एक ईंधन के रूप में झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया किया जाता था। इसका निष्कर्ष इस प्रकार निकाल सकते हैं कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे, ये औजार जब बनाए तो औजार का उपयोग किस प्रकार से किया करते थे, तो आप इसे काटने और छीलने के रूप में करते थे और इसे हथियार के रूप में जैसे भाले और बाण के रूप में करते थे और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया करते थे। ठीक है? तो ठीक है, आप अपने बुक में इसे हाइलाइट कर लीजिएगा। तो आगे के पॉइंट हम देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा जो है, ये कुछ कलाकृतियाँ हैं जो वे लोग बनाया करते थे। एक शैल चित्र, ठीक है? अब देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफ़ाएँ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और ये क्या है? ये एक पुरा स्थल है, ठीक है? अगला पॉइंट हम इस प्रकार कर सकते हैं कि गुफ़ाओं में जो आरंभिक मानव थे, आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे, वो गुफ़ाओं में क्यों रहते थे? तो गुफ़ाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफ़ाएँ नर्मदा नदी घाटी के पास है ना? चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं अब। तो सबसे बड़ा बात आता है कि ये पुरा स्थल क्या है, ठीक है? तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। तो पुरा स्थल आप एक ऐसे कह सकते हैं कि जो पुरानी वस्तुएँ थे, जो उस समय के मानव लोग जो यूज़ में लाते थे, जो चीज़ वो लोग इस्तेमाल किया करते थे, उनका जो अवशेष बचा हुआ है, अवशेष जो मिलता है, उसे हम पुरा स्थल कहते हैं, है ना? तो आप इतना समझे होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं कि आग की खोज, ठीक है? कुरनूल की गुफा, राख का अवशेष, आरंभिक मानव, इस्तेमाल, आग का जलाना सीख गए थे। तो आप इसे इस प्रकार आप अपने से क्या बोलते हैं, परिभाषा बना कर के आप याद रख सकते हैं कि कुरनूल की गुफा में आग का अवशेष मिला था, ठीक है? आग का नहीं, राख का अवशेष मिला था। तो राख का अवशेष मिलने से आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, पुरातत्वविद जो थे ये अंदाज़ा लगाए होंगे कि आरंभिक लोग जो थे आग जलाना सीख चुके थे उस समय। और आग जलाना जब सीख चुके थे तो इनका उपयोग किन कार्यों के लिए किया करते थे भाई? तो प्रकाश के लिए, ठीक है? अंधेरा में तो रहना चाहेगा नहीं, जब कुछ प्रकाशवान वस्तु मिल गया होगा तो ये लोग ज़रूर किया करते होंगे प्रकाश के लिए इस्तेमाल आग का। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, है ना? तो आप इस पॉइंट को आप हाइलाइट या नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। नाम और तिथियाँ अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे एग्ज़ामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? तो पुरातत्वविदों ने उनके बड़े-बड़े नाम रखे, किसके? तो जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। 2 शब्द यानी पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना।
तो जिस युग में जिस काल के अंतर्गत जिस कालक्रम के अंतर्गत पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था प्राचीन काल में, उसे पूरा पाषाण काल कहते थे या पूरा पाषाण युग कहते थे। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों और औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है? तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बाँटा गया हुआ है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो आरंभिक पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल तक के काल को आरंभिक पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब बात आती है मध्य पाषाण काल की। तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलता है, उसे हम मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण युग या फिर मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे-छोटे हुआ करते थे। ठीक है? माइक्रोलिथिक एज लघु पाषाण काल, जिसे हम उत्तर पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है? अब हम आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट यहाँ भी है कि अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है ना? तो अगला पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पे डिस्कस हम कर सकते हैं कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। जब पर्यावरणीय बदलाव जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा तो वोल्केनो इरप्शन हुआ होगा, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, बारिश होना बंद हो गया होगा या फिर बारिश बहुत तेज, मतलब कि ऐसा होगा कि सुनामी आया होगा, मतलब कि बहुत सारा प्राकृतिक आपदा हुआ होगा जिसके कारण जलवायु में बहुत बड़े बदलाव देखने के मिले होंगे। तो गर्मी बढ़ने के कारण परिणाम स्वरूप घास वाले मैदान बने, जिससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। घास खाकर जिंदा रह सकते थे, है ना? अगला पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। तो आप यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया था वो कौन से जानवर था? तो क्या था? कुत्ता था। और इसके बाद कौन सा जानवर था? तो उसे क्या था? भेड़ और बकरी था। ठीक है? और भी कुछ है इधर, देख लेते हैं। ठीक है, सब बढ़िया है। तो अब अगला पॉइंट हम ये देख लेंगे कि लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण का प्रक्रिया का नाम दिया गया है। तो घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है? जिसमें लोग अपने घरों में पौधों को उगाते हैं, जानवरों का देखभाल करते हैं, उसे घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं, है ना? ठीक है? अब यहाँ एक और पॉइंट है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए जाने वाले जानवरों में कुत्ता सबसे पहले आता है, फिर भेड़, बकरी आते हैं। समझ गए? अब देखिए, जो पॉइंट हम नहीं करा रहे हैं उसे आप अपने बुक के माध्यम से आप रीड कीजिएगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हम सिर्फ हाईलाइट किए हैं और उसे आपको बता रहे हैं। देखिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बुर्जहोम। बुर्जहोम का नाम आपने अगर पढ़ा होगा तो ज़रूर इसका जिक्र सुना होगा। बुर्जहोम वर्तमान कहाँ है? तो ये कश्मीर में है। गड्ढे के नीचे के घर, जिसे हम क्या कहते हैं? गार्तावास कहते हैं, वो कहाँ मिला है? तो बुर्जहोम में मिला है। बुर्जहोम कहाँ है? तो कश्मीर में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये कि गार्तावास का अवशेष कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम में मिला है। बुर्जहोम कहाँ है? तो कश्मीर में है ना? अच्छा, ये कौन सा स्थल है? तो ये क्या है? नवपाषाण युग का स्थल है। नवपाषाण युग का औजार जो था क्या था? पॉलिश्ड औजार पाया जाता था। कहाँ? तो नवपाषाण युग में। इसमें ओखली और मूसल का भी प्रयोग नवपाषाण युग में किया जाता था, है ना? ये देखिए, ये नवपाषाण कालीन उपकरण सब है, या फिर आप इसे हथियार बोल सकते हैं, या जो भी चीज़ है उस समय का रहा होगा, ये सब नवपाषाण कालीन औजार है। यहाँ लिखा होगा नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, है ना? अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, आप देखिए, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग शुरू हो चुका था। ठीक है?
मिट्टी के बर्तन का उपयोग नवपाषाण युग में शुरू हो चुका था। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था। तो चित्रकारी किया हुआ मिट्टी का बर्तन किस युग से संबंधित है, ये क्वेश्चन आएगा तो आप बेधड़क इसका आंसर लगाइएगा नवपाषाण युग, है ना। लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। बुने हुए कपड़े का प्रमाण नवपाषाण युग से माना जाता है ना। तो आप इसे जरूर हाईलाइट कर लें। अब अगला पॉइंट आता है मेहरगढ़, ठीक है, जहां स्त्री पुरुषों ने इन इलाकों में सबसे पहले जौ और गेहूं उपजाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा था। तो मेहरगढ़ में क्या, तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं। किसके? खेती के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों का अवशेष भी मिलते हैं, तो जो चरखुट जिसके 4 कोण वाले घर का आकार मिलते हैं कहाँ से, तो मेहरगढ़ से। तो कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़। अब पूछेगा कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो नवीनतम चावल का जो साक्ष्य है, प्राचीनतम जो अभी नया तौर पे इसका अभी खोज हुआ है, तो इसके तौर पे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो लहुरा देव एक जगह है, वहाँ से मिला है ना। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आपको अब हमारे शॉर्ट नोट, इसे आप एक लाइन में, वन लाइनर सब एक जगह हम इसे छाट चुके हैं, तो आप इसे ध्यान से आप देखें, आपका रिवीजन हो जाएगा। आखेटक खाद्य संग्रहक 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उन्हें आखेटक खाद्य संग्रहक कहते थे, ठीक है। भोजन के इंतजाम और संग्रहण के कारण इनका नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा, तो आखेटक खाद्य संग्रहक इनका नाम पड़ा। अब भाई भोजन, तो भोजन जंगली जानवरों का शिकार, मछलियाँ, चिड़िया और चिड़िया को पकड़ना, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे को इकट्ठा करना। जो ये स्टोर करने का जो प्रवृत्ति था, इसी के कारण इकट्ठा करने का जो इनका रुचि था, मतलब कि जो इनका एक क्या बोल सकते हैं, प्रवृत्ति बोल सकते हैं, जो इकट्ठा ये लोग अपने भोजन को किया करते थे, इन्हीं के लिए इन्हें आखेटक खाद्य संग्रहक कहा गया, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ये बताए थे ना कि ये घुमक्कड़ किस्म के लोग थे। अब क्यों घूमते थे भाई, तो इनका कारण में क्या है कि एक जगह से उपलब्ध संसाधनों को खाकर खत्म कर देना, ठीक है। दूसरा कारण, जानवरों को शिकार करने के लिए उनके पीछे जाना। उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य और इलाकों में घूमते रहना। सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा, ठीक है। आप इतना समझ चुके होंगे। अब जो ये औजार बनाते थे, औजार किस चीज़ का होता था, तो लकड़ी का, पत्थर का, हड्डी का। तो जो औजार ये बनाते थे, इसका उपयोग ईंधन के रूप में, औजार का उपयोग ईंधन को जुटाने के लिए ईंधन के रूप में करते थे। कुछ काटने के लिए, फाड़ने के लिए, छाल निकालने के लिए, खाल निकालने के लिए, और हथियार के रूप में इसे भाले और बाण के रूप में किया करते थे। और इसका उपयोग झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया करते थे। समझ गए। अब एक पॉइंट आता है भीमबेटका, जो बताया है हमने कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है, तो नर्मदा नदी घाटी के पास है। तो आप इसे जरूर याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पूरा स्थल, जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिले, उसे पूरा स्थल कहते हैं, ठीक है। तो पूरा स्थल, पूरा पाषाण काल, जिसे 2 भागों में आप इसको अगर शब्द को तोड़े तो पूरा प्लस पाषाण। तो पूरा का मतलब प्राचीन, पाषाण का मतलब पत्थर। तो जिस युग में पत्थर का इस्तेमाल हुआ करता था, उसे प्राचीन युग कहा जाता। प्राचीन में जिस युग के दौरान प्राचीन पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण को अगर आप 2 भागों में विभाजित करें, अगर वर्ड को तोड़ें आप, तो पूरा प्लस पाषाण। तो पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। तो जिस युग के दौरान लोग पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे, प्राचीन काल में जिस युग के दौरान लोग पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे, उस युग को पूरा पाषाण युग कहते हैं। तो पूरा पाषाण युग 3 भागों में। आरंभिक पूरा पाषाण काल, जो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के युग को
आरंभिक युग पूर्वापाषाण कहते हैं। मध्य पूर्वापाषाण और उत्तर पूर्वापाषाण। मध्य पूर्वापाषाण जिसे मेसोलिथिक एज कहा गया, इसमें क्या हुआ तो सबसे बड़ी घटना क्या हुई तो पर्यावरणीय बदलाव हुई। मध्य पूर्वापाषाण जो 12,000 से लेकर के 10,000 साल पहले तक के काल को मध्य पूर्वापाषाण काल कहा जाता है। उत्तर पूर्वापाषाण काल जिसे माइक्रोलिथिक और लघु पाषाण काल भी कहते हैं। आमतौर पर बहुत छोटे औजार इधर से मिले थे। एक ये भी है कि कुरनूल की गुफा कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में। यहाँ से क्या मिला तो राख का अवशेष मिला। राख का अवशेष मिलने का कारण क्या था? राख का अवशेष मिलने का मतलब है कि वे लोग आग जलाना सीख चुके थे। आग का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, है ना? समझ गए होंगे। तो ठीक है, हम अगला पॉइंट देखते हैं। जलवायु बदला कहाँ? मध्य पूर्वापाषाण काल में। 12,000 साल पहले गर्मी बढ़ी, परिणाम स्वरूप घास के मैदान बनने लगे। इसे खाकर रहने वाले जानवर बढ़े। जानवर कौन कौन से थे? बारहसिंहा, हिरन, भेड़, बकरी और गाय। ये घास खा करके जिंदा रहने वाले जानवर थे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया कौन था? कुत्ता था। कुत्ता का जंगली पूर्वज आप कह सकते हैं। ये कुत्ता को सबसे पहले जंगली जानवर को पालतू बनाया गया। कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी को, है ना? अब घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोग द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने की प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं। सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ को माना जाता है। बुर्जहोम कश्मीर, जहाँ क्या मिला? गड्ढे के नीचे के घर, जिसे हम क्या कहते हैं? गर्तावास कहते हैं। ये पाषाण युग में क्या क्या मिला तो पॉलिश्ड औजार। ये एक क्वेश्चन बीपीएससी यानी कि दरोगा के एक क्या प्री या मेंस, यहाँ ध्यान नहीं आ रहा है, इसमें पूछा हुआ था कि पॉलिश्ड हथियार किस युग से मिले थे। तो यहाँ नवपाषाण युग में और क्या क्या मिले तो ओखली मूसल का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तन जिसपे अलंकृत किया हुआ था। ठीक है। कपड़े बुनने लगे थे। नवपाषाण युग के लोग कपड़े बुनने लगे थे। यहाँ का हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है कि मेहरगढ़। सबसे पहले यहाँ के लोग गेहूं जौ उपजाना शुरू किया और भेड़ बकरी को पालना सीखा। कृषि के शुरुआती साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब जो नवीनतम साक्ष्य है, नवीनतम यानी बोलने का मतलब है कि जो अभी के समय में मिला है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, मेहरगढ़ के बाद इसका खोज हुआ है। तो लहुरा देव कहाँ है तो यूपी में है। क्या मिला है तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहीं से मिले हैं। तो थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।